हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेक्चर है एनिमल गेट्स पर। एनिमल्स मूव कैसे करते हैं, एनिमल्स में मूवमेंट्स कैसे होती है, ये समझेंगे हम आज। सो लेट्स सी। एनिमल गेट। एनिमल गेट, गेट ऑफ एनिमल मीन्स कि हम एनिमल्स की मूवमेंट्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थवर्म की। अर्थवर्म आपने देखा है कि अर्थवर्म फील्ड में हमें मिलता है। किसान इसे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं अपना, क्योंकि ये फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहलाता है और ये हमें खेत में, किसी गार्डन में, ऐसी जगहों पर देखने को मिलता है। तो आपने अर्थवर्म में देखा है कि अर्थवर्म की पूरी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। रिंग 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 रिंग, और ये सारी रिंग आपस में ज्वाइंट हो रखी है। तो अर्थवर्म को अगर आप नियर से, बहुत ही नजदीक से ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो अर्थवर्म को उठाइए और किसी फिल्टर पेपर पर रख दीजिए। अब वहां आप उसको ऑब्जर्व करिए कि वो मूव कैसे कर रहा है। मीन्स फिल्टर पेपर पे वो कैसे मूव कर रहा है, उसकी बॉडी में कैसे कैसे रिंग बने हैं, वो रिंग किस तरह से आपस में ज्वाइंट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उसकी मूवमेंट्स के डिफरेंस को चेक करना है तो आप क्या करेंगे कि उसे एक ग्लास स्लैब पर, यानी कि किसी स्लिपरी सब्सटेंस पर, जो फिसलने वाली सतह हो, उसके ऊपर आप अर्थवर्म को रखेंगे। तो आपको ये दिखेगा कि जिस तरह से अर्थवर्म यहाँ सॉइल में चलते हैं, फिल्टर पेपर में चलते हैं, उस तरह से वो स्लिपरी सब्सटेंस पर नहीं चलेंगे। वहां पर उनके मूवमेंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एक तरीका है अर्थवर्म के मूवमेंट्स को खुद ऑब्जर्व करने का। तो अर्थवर्म जो होते हैं वो सॉइल में हमें मिलते हैं, गार्डन के अंदर। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स। अभी हमने देखा कि जो बॉडी है अर्थवर्म की वो बहुत सारे रिंग से मिलकर बनी है और वो सारे रिंग एंड टू एंड आपस में ज्वाइंट हो रखी है। ओके। और अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो अर्थवर्म है उसमें बोन नहीं होती, वो पूरा ही मसल्स से बना होता है। अर्थवर्म में बिल्कुल भी बोन नहीं होती। तो इट हैज मसल्स व्हिच हेल्प एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इनमें जो मसल्स होती है वो इन्हें हेल्प करती है कि ये अपनी बॉडी को शॉर्ट कर सकें, अपनी बॉडी को लॉन्ग कर सकें। तो ये कौन हेल्प करता है? इनकी मसल्स करती है। ओके। अब अर्थवर्म जब मूव करते हैं सॉइल में तो वो उनकी बॉडी में से ना एक स्लीमी सब्सटेंस सिक्रीट होता है। उस स्लीमी सब्सटेंस का रोल क्या है? वो मूवमेंट में हेल्प करता है। अर्थवर्म की बॉडी में जब वो सॉइल में मूव कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या सिक्रीट होता है? एक स्लीमी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट्स कर पाते हैं बहुत ही अच्छे से। क्लियर? अब इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। अब ब्रिस्टल्स क्या है? ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ जो अर्थवर्म की बॉडी है, इसकी मसल्स के ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नाम है ब्रिस्टल्स। ठीक है। अब जो ये ब्रिस्टल्स होते हैं ना, वो कनेक्ट होते हैं मसल्स के साथ। वो मसल्स के साथ कंप्लीटली क्या है? कनेक्ट है, जो कि हेल्प करते हैं ग्रिप में। अब ब्रिस्टल्स का क्या रोल है? ब्रिस्टल्स हेल्प करता है ग्रिप करने में, उनको ग्रिपिंग में हेल्प करता है ब्रिस्टल्स। ओके। अब अर्थवर्म एक्चुअली ईट इट वे थ्रू द सॉइल। अब अर्थवर्म जो कुछ भी खाते हैं, उन्होंने जो कुछ खाया सॉइल में से, अच्छा खाया हुआ वो फूड, जितना पार्ट उस फूड का डाइजेस्ट हो गया वो तो उनकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, पर जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो सॉइल में छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए फार्मर उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है प्लांट्स के लिए। वहां पे किसी भी तरह की खेती के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। तो ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थवर्म। नाउ दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स सॉइल मोर यूजफुल। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एनिमल के बारे में। दिस इज स्नेल। स्नेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप स्नेल देख रहे हैं कि स्नेल कैसा दिख रहा है। स्नेल के ऊपर आपको एक राउंड शेप नजर आ रही है। तो आप स्नेल को अगर देखेंगे तो उसके वो मिलेगा आपको गार्डन में, यानी कि फील्ड में, और उसकी बॉडी पे आपको एक राउंड शेप मिलेगी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है कि एक राउंड शेप उसके बॉडी के ऊपर वो हमेशा कैरी किया रहता है।
द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक, दिस इज कॉल्ड द शेल। और ये जो शेल है ना, ये इसका आउटर स्केलेटन पार्ट है, आउटर स्केलेटन पार्ट है जो कि बोन से नहीं बना है। ये देखने में तो आपको लग रहा है कि हार्ड है, स्केलेटन पार्ट भी है, बट इट नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये बोन से नहीं बना। ओके, अब शेल इज अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे शेल में आपको कई लूप नजर आ रहे हैं, पर ये जो शेल है ये एक सिंगल यूनिट है, ये डिवाइड नहीं है। ओके, ये ओनली सिंगल यूनिट है, शेल इज ए सिंगल यूनिट। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in shell. आप देख रहे हैं जो ये थिक स्ट्रक्चर है हेड पर, जो ये इसके अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, ओपनिंग में ये हेल्प कर रहा है। क्लियर? अ थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट। इसकी जो थिक स्ट्रक्चर है वो इसके फुट है, फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो किससे बने हैं? स्ट्रॉन्ग मसल्स से बने हैं। इसके फुट, इसका थिक स्ट्रक्चर है जो किससे बने हैं? मसल्स। क्लियर? नाउ कॉकरोच, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉकरोच। तो कॉकरोच आपने सबने देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एनिमल एग्जाम्पल है जो कि नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स ने देखा ही होता है। तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो किस तरह से मूव करती है? कुछ कॉकरोच वॉक करते हैं, कुछ कॉकरोच क्लिम्ब करते हैं और कुछ कॉकरोच फ्लाई करते हैं एयर में। तो इस तरह से कॉकरोच की मूवमेंट्स होती है। दे हैव 3 पेयर ऑफ फ्लैग्स। आपने देखा है, अगर उसे कभी बहुत ध्यान से आप उठाकर उसे नोटिस कर सकते हैं कि उसके जो लैग्स हैं वो 3 पेयर ऑफ लैग्स हैं। 3 साइड, 3 इस साइड से हैं और 3 इस साइड से है। मतलब कितने पेयर ऑफ लैग हो गए? 3 पेयर ऑफ लैग्स। एंड द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन। इसकी जो बॉडी होती है वो एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड रहती है। इसका जो आउटर पार्ट है वो हार्ड होता है, हार्ड आउटर स्केलेटन। ओके, द हार्ड आउटर स्केलेटन इज मेड नंबर ऑफ प्लेट्स। अब ये किससे बना है? ये नंबर ऑफ प्लेट्स, इसमें कई लेयर होती हैं, परत होती हैं। अगर आप कभी कॉकरोच का एक्सपेरिमेंट किसी सीनियर के सुपरविजन में करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्लेट्स है वो लेयर बाय लेयर है, ठीक है, ज्वाइन हो रखी है एक दूसरे से, और वो हेल्प करती है परमिट मूवमेंट्स। वो हेल्प करती है किसमें? मूवमेंट्स में। क्लियर? अब कॉकरोच के 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं। विंग्स कितने होते हैं उनके? 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं बिहाइंड बॉडी हेड। बॉडी बिहाइंड हेड यानी कि हेड के बिहाइंड, उनके सर के पीछे क्या अटैच है? उनके 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच है। क्लियर? नाउ कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। कॉकरोच के अंदर कुछ मसल्स का भी पार्ट होता है, छोड़ छोड़कर जगह। मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। अब इनके जो लेग्स हैं वो किसमें हेल्प कर रहे हैं? वॉकिंग में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। अब जो इनके बॉडी में मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं तब जब वो विंग्स के थ्रू फ्लाई करना चाहते हैं। The body muscles move the wings, वो विंग्स को मूव कराते हैं जब वो फ्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी कुछ बातें कॉकरोच की। नाउ वी टॉक अबाउट बर्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बर्ड्स की। बर्ड्स फ्लाई करते हैं और कुछ बर्ड्स वॉक करते हैं। आपने दोनों ही मूवमेंट्स बर्ड्स की देखी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स तो एयर में अक्सर दिखाई देंगे कि वो फ्लाई ही करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी मूवमेंट्स फ्लाई है। और कुछ बर्ड्स लाइक हैन, वो क्या करती हैं? वो स्टैंड, वो ग्राउंड में भी चलती हैं, तो वो वॉक करती हैं। अच्छा, बर्ड्स कुछ स्विम भी करते हैं, जैसे कि डक, स्वान। आपने देखा है कि जो डक है या स्वान है ये सब क्या करते हैं? ये स्विमिंग करते हैं। तो बर्ड्स की आपने कितनी मूवमेंट्स देख ली? वॉक करना, फ्लाई करना, स्विम करना, ये सारी ही बर्ड्स की मूवमेंट है। द बॉन आर हॉलो एंड लाइट। अब इनकी जो बॉन होती है ना वो बहुत ही हॉलो और लाइट होती है, बहुत ही हल्की होती है। ओके, द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। अब ये फ्लाई करते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है ना वो बहुत सूट करती है फ्लाइंग को।
क्यों सूट करती है? क्योंकि जब उनकी बॉडी हॉलो है यानी कि अंदर से खोखली है और हल्की है तो वो इजीली खुद को फ्लाई कर सकते हैं, वो उड़ सकते हैं आसानी से। द बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, जो इनकी हाइंड लिम्ब होती है वो वॉकिंग में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? हाइंड लिम्ब वॉकिंग में। और पर्चिंग में भी हेल्प करती है। जब उन्हें किसी चीज का शिकार करना होता है तब भी कौन हेल्प करता है? हाइंड लिम्ब। और वॉक करने में भी कौन हेल्प करता है? हाइंड लिम्ब। नाउ बर्ड में जो फोर लिम्ब होती है वो किस तरह से मॉडिफाई है? वो विंग्स में मॉडिफाई होती है। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इन विंग्स। ओके, अब शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, जो बोन होते हैं बर्ड्स के यानी कि शोल्डर के बोन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रेस्ट बोन इज मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। जब वो फ्लाइट कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तो जो उनके बीच की ब्रेस्ट बोन होती है वो ब्रेस्ट बोन उनको हेल्प करती है कि वो अपने मसल्स को होल्ड करके रखे। मतलब ब्रेस्ट बोन इज मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स, मसल्स को पकड़ के रखने का काम कब? जब वो फ्लाई कर रहे हो उस दौरान कौन करता है? ब्रेस्ट बोन करती है। ब्रेस्ट बोन क्या करती है? मसल्स को होल्ड करके रखती है ड्यूरिंग द फ्लाइट। विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जिससे आपने देखा है कि वो विंग्स का यूज करके अप हो रहे होते हैं, डाउन हो रहे होते हैं, कभी कहीं नीचे बैठ जाते हैं, कभी ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये दोनों काम विंग्स की हेल्प से वो करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट फिश। अब हम बात कर रहे हैं फिश की। फिश का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फिश किस तरह से होती है। अब फिश की बात करने से पहले एक जनरल सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिश होती हैं वो बिल्कुल उस तरह की दिखती हैं जैसा कि हम कागज की नाव बनाते हैं, मतलब पेपर बोट बनाते हैं हम। तो पेपर बोट बनाते हैं वो किस तरह की बनती है? उसके जो साइड साइड होते हैं, उसका स्टार्टिंग और उसका एंड वो बहुत ही पतला होता है और बीच का पोर्शन उसका बहुत मोटा होता है। सेम लाइक फिश, फिश भी तो इसी तरह दिख रही है। यहाँ इसके देखिए ये पतला है और ये भी पतला है और बीच का पोर्शन मोटा है। अब अगर हम बोट को पानी में स्विम करने के लिए उसके पतले वाले साइड पीछे से यूं पकड़ के पानी में फ्लो कर देते हैं कि वो आगे की ओर स्विम हो जाए, तो वो इजीली जाके फ्लो करने लगती है। पर क्या अगर हम उसको बीच के पार्ट से, उसके मोटे वाले पार्ट से आगे की ओर पुश करेंगे तो क्या वो स्विम करेगी? नहीं। सेम इसी तरह फिश भी क्या करती है, जब मूवमेंट से स्टार्ट करती है तो उसका स्टार्टिंग का पॉइंट पहले हिलता है, फिर एंड हिलने लगता है पूरी सेंटर को हिलाते हुए। तो सेम फिश किसकी तरह प्रेजेंट कर रही है? वो कर रही है एक पेपर बोट की तरह। तो आप पेपर बोट के एग्जाम्पल से फिश की मूवमेंट्स को भी समझ सकते हैं। ओके, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन मिडल पोर्शन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पेपर बोट में भी होता है और फिश में भी होता है कि जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट और ये हेड वाला पार्ट, हेड और टेल ये दोनों ही क्या है? स्मॉलर है कंपेयर मिडल। मिडल के पोर्शन से ये दोनों पार्ट स्मॉल है। द बॉडी टैपर एट द बोथ एंड दिस बॉडी शेप। अब इस तरह की बॉडी शेप का एक नाम है, मतलब ये इधर से स्मॉल है, इधर से स्मॉल है, बीच में मोटी है, बीच में चौड़ी है, यहाँ से पतली है। तो इस तरह की बॉडी शेप को नाम दिया गया है स्ट्रीम लाइन। क्या नाम है? स्ट्रीम लाइन। क्लियर? द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब जो फिश का स्केलेटन है वो किससे कवर्ड है पूरा? वो एक स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? स्ट्रॉन्ग मसल्स से। ओके, अब फिश स्विमिंग करती है जब, उस दौरान उसमें क्या क्या होता है? ड्यूरिंग द स्विमिंग द फ्रंट पार्ट कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स अपोजिट साइड। आपने देखा है जैसा नाव में हो रहा था कि फ्रंट पार्ट को पहले वो पुश किया, तो फ्रंट पार्ट को ही फिश भी जब मूवमेंट करती है तो पहले पुश करती है, फिर उसका सेम उसी तरह जो टेल वाला पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। मतलब अगर उसका हेड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो टेल वाला पार्ट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हुए वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और फिश फॉर्म अ कर्व।
फिश जब चलती है तो एक कर्व बनाती हुई चलती है ना, एक कर्व फॉर्म करती हुई चलती है। हाँ, इससे क्या करती है, वो क्विकली अपनी बॉडी को मूव करती है। कर्व बनाते वो क्या करती है, क्विकली अपनी बॉडी को मूव करती है। जो उसकी टेल है वो कर्व होने लगती है, अदर साइड से वो कैसा बनने लगता है, जर्क लाइक बनने लगता है। कैसा बनने लगता है, जर्क की तरह। फिश ऑल्सो हैव फिन्स। आपने देखा है कि फिश के पास फिन्स भी होती हैं। Fish have a fins on their body which mainly have to keep balance. अब fins का क्या रोल है? फिश में जो फिन्स होती है उनका रोल क्या है? उनका रोल है कि वो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रहती है। फिश में कौन हेल्प करता है बॉडी बैलेंस बनाने में? फिन्स। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रही हो पर उनकी बॉडी का बैलेंस बना हुआ रहता है बिकॉज फिन्स की वजह से। किसकी वजह से? फिन्स। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट स्नेक्स। अब हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं कि सांप किस तरह से मूवमेंट्स करते हैं। अब सांपों को तो आपने देखा ही होगा, कई बार सपेरे वाले जो आते हैं वो अपने बॉक्स में सांप को पैक करके रखे रहते हैं। अब वो कैसे अंदर रहता है, इतना लंबा सांप अंदर कैसे रहता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप्स बने होते हैं। सी सांप में कितने सारे लूप्स, तो सांप लूप क्रिएट कर सकता है। ओके, एक बात और आपने क्या नोटिस की है कभी, कि सांप, आपने देखा है कभी सांप स्ट्रेट एकदम सीधा चल रहा हो? नहीं, सांप स्ट्रेट मूवमेंट्स नहीं करता। सांप कैसे मूवमेंट्स करता है? कर्व बना बना के। स्नेक हैव लॉन्ग बैकबोन, क्योंकि उसमें क्या है, एक लंबी बैकबोन है। ओके, तो दे हैव मेनी थिन मसल्स। उनकी बॉडी में ना बहुत ही पतली पतली थिन थिन मसल्स हैं जो कि कनेक्ट है एक दूसरे से। कनेक्ट ईच अदर, वो सारे थिन मसल्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन्स, रिब्स एंड स्किन। जो मसल्स हैं वो आपस में सारी इंटरकनेक्ट हो रखी है। कौन कौन? बैकबोन, रिब्स और स्किन, ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्ट। सी हियर, यहाँ पे जो बैकबोन है, इनकी एक लॉन्ग बैकबोन और इसकी स्किन, इनके रिब्स, ये सारे क्या हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हैं। क्लियर? द स्नेक्स बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। अभी हमने डिस्कस किया कि सपेरे वाले के बॉक्स में एक इतना लंबा सांप पैक क्यों है, क्योंकि वो लूप्स में अपने आप को मूव कर लेता है, लूप्स बनाता है। तो लूप की वजह से वो कई लूप बनाकर उस बॉक्स के अंदर भी आ जाता है। Okay, each loops of the snake give it a forward push by pressing against the ground. हर एक लूप उसका हेल्प करता है कि वो ग्राउंड में खुद को पुश करता जाए और आगे की ओर बढ़ता जाए। See, जो ये लूप है वो लूप बना बना कर ही ग्राउंड में खुद की बॉडी को आगे की ओर फॉरवर्ड पुश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। So, ये तो थी बात स्नेक्स की। अब स्नेक्स की बात कर लेने के बाद हमारा ये चैप्टर एनिमल गेट पर आकर कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले हमने स्केलेटन को डिस्कस किया था, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स को डिस्कस किया था, जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। तो यहाँ पार्ट 3 में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और एक नई चीज हमने स्टार्ट की है, वो है हर एनसीईआरटी के चैप्टर पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम। एमसीक्यू डिस्कस करने से क्या होगा कि फुल चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने चैप्टर में कैसा समझा, अपने मार्क्स को खुद ही लेकर आप उसमें टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके मार्क्स को क्या मार्क्स आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए। तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होगी इस चैप्टर को लेकर, और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए अबाउट दिस चैप्टर या एवरी चैप्टर, आप उसका आंसर श्योरली दे ही लेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ